नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं निषेचन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निषेचन क्या है, कहाँ होता है, कब होता है और कैसे होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। निषेचन नर और मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया है। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं और यही जाइगोट वृद्धि और विभाजन करके भ्रूण बनाता है और भ्रूण से नए जीवों का विकास होता है। ठीक है, यानी कि नए जीवों के विकास के लिए निषेचन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। निषेचन की प्रक्रिया जीवों के शरीर के भीतर भी हो सकती है और जीवों के शरीर से बाहर भी हो सकती है। अगर जीवों के शरीर के अंदर निषेचन हो रहा है तो इसे आंतरिक निषेचन कहेंगे और जीवों के शरीर के बाहर हो रहा है तो इसे बाह्य निषेचन कहेंगे। इस प्रकार से निषेचन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन। अब प्रश्न ये है कि निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार के जंतुओं में होती है या किस प्रकार के पौधों में होती है। तो वे सभी जीवधारी जो लैंगिक जनन करते हैं, यानी कि जिनके शरीर में जननांग पाए जाते हैं, वे सभी जीवधारी निषेचन करते हैं। ठीक है, और निषेचन की प्रक्रिया द्वारा ही नए जीवों को जन्म देते हैं, यही कहलाता है लैंगिक जनन। तो चाहे पौधे हों या जंतु हों, अगर उनके अंदर जननांग उपस्थित है उनमें निषेचन की प्रक्रिया होगी। जननांगों के आधार पे ही जंतुओं या पौधों को नर या मादा में विभाजित किया गया है। इस लेक्चर में हम मानव के अंदर निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। नर युग्मक, नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु, स्पर्म। और मादा युग्मक क्या है? अंडाणु, इसे कहते हैं ओवम। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस, वृषण में। वृषण नर जननांग है। और ओवम का फॉर्मेशन होता है ओवरी में। ओवरी यानी अंडाशय, ये क्या है? मादा जननांग है। ठीक है, देखिए नर जननांग इसमें स्पर्म बनता है और मादा जननांग ओवरी में ओवम बनता है। और स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को ही कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि स्पर्म कब बनता है और ओवम कब बनता है और ये इनका फ्यूजन कब होता है, ये कब आपस में मिलते हैं। ये है मादा जनन तंत्र। ये दो अंडाशय हैं, अंडाशय के अंदर ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये गर्भाशय है जहाँ पर भ्रूण विकसित होता है, ये वेजाइना है। और ये दोनों फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, फीमेल के ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन तो 11 से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर डे बनते हों या लाइफ टाइम बनते हों। इनकी जो अपर लिमिट होती है वो 50 साल या 55 साल की होती है, उसके बाद ये बनने बंद हो जाते हैं। अब रही बात क्या ये पर डे बनते हैं, तो ये पर डे नहीं बनते हैं। फीमेल में होती है एक रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, 28 दिनों की होती है। तो इस 28 दिन के साइकिल के मध्य में यानी 14वें दिन एक ओवम बनता है। तो महिलाओं में हर महीने एक ओवम बनता है, रोजाना ओवम नहीं बनता है। यानी निषेचन की प्रक्रिया तभी होगी जब ओवम बनेगा। तो ओवम का फॉर्मेशन कब होता है? 14वें दिन होता है। अंडाशय है, अंडाशय में ओवम बन चुका है। बनने के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ये अंडाशय से निकल जाता है और अंडाशय से निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन। अंडाशय से अंडाणुओं यानी ओवम के निकलने की प्रक्रिया कहलाती है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग 14वें दिन हो गया और ये अंडाणु पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में। इस फैलोपियन ट्यूब में ऊपर की तरफ गति करते हुए यूट्रस की तरफ जाता है और इंतजार करता है स्पर्म का, यानी स्पर्म इसको मिले और ये फ्यूज हो जाए। लेकिन स्पर्म इसको मिलेगा कैसे? क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन तो नर के शरीर में होता है। तो जब तक नर अपने स्पर्म को मादा के जननांगों तक पहुंचाएगा नहीं तब तक स्पर्म यहाँ आएगा नहीं। नर युग्मक मादा के शरीर में कैसे इंजेक्ट किया जाता है? यह एक भौतिक प्रक्रिया है और इस भौतिक प्रक्रिया को कहते हैं कॉपुलेशन यानी कि मैथुन। मैथुन की क्रिया द्वारा नर युग्मकों को मादा के जननांगों तक पहुंचाता है। यह है मादा का जननांग, सबसे बाहरी जननांग होता है जिसको कहते हैं वेजाइना। ठीक है,
तो कपुलेशन के समय क्या होता है कि नर का जननांग, जिसे सिसन या पेनिस बोलते हैं, ये वेजाइना में इंसर्ट होता है और यहाँ पर एक तरल पदार्थ छोड़ देता है और उस लिक्विड को कहते हैं वेट या सीमेन। ठीक है। एक नॉर्मल जो ह्यूमन होते हैं वो एक बार के एजैकुलेशन में लगभग 2 से 5 ml सीमेन डिस्चार्ज करते हैं और इसमें 30 से 50 करोड़ स्पर्म होते हैं। यानी कि एक बार के डिस्चार्ज में 30 से 50 करोड़ शुक्राणु मुक्त होते हैं। लेकिन निषेचन के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक शुक्राणु की जरूरत होती है। तो यहाँ पर 30 से 50 करोड़ स्पर्म एजैकुलेट कर दिया गया। तो ये सारे स्पर्म क्या करते हैं? यूट्रस में ऊपर की तरफ मूव करते हैं और किधर जाते हैं? जिधर से अंडाणु आ रहा है। ठीक है। यानी इनको अंडाणुओं से फ्यूज करना है। तो लाखों की करोड़ों की संख्या में जो स्पर्म है ये अंडाणुओं की तरफ दौड़ लगाते हैं, लेकिन सारे स्पर्म वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। सिर्फ 1% स्पर्म ही पहुँच पाता है। ठीक है। जैसे जब दौड़ प्रतियोगिता शुरू होती है, दौड़ प्रतियोगिता में बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन कोई एक ही विनर होता है उसी। किसी प्रकार से यहाँ पर करोड़ों की संख्या में स्पर्म है, लेकिन फ्यूज कौन करेगा? सिर्फ एक स्पर्म ही ओवम के साथ फ्यूज करेगा, बाकी सारे स्पर्म इस रास्ते में ही इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। तो लाखों की संख्या में स्पर्म पहुंचेंगे जो चारों तरफ से ओवम को घेर लेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम के अंदर पहुंचेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। तो फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इस फैलोपियन ट्यूब के स्थमस वाले पोर्शन में होता है। स्थमस क्या है? यूट्रस से जुड़ा हुआ फैलोपियन ट्यूब का भाग है, इसे स्थमस कहते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब का जो शेष भाग होता है इसे कहते हैं एम्पुला। तो जब ओवम स्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे पहुंचता है उस समय इधर से स्पर्म भी पहुंच जाते हैं और ये स्पर्म क्या होते हैं? इस ओवम से फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। गैमेट्स कैसे होते हैं? ये जो स्पर्म है ये हैप्लाइड है और ओवम भी हैप्लाइड है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, यानी हैप्लाइड और हैप्लाइड दो कोशिकाएं फ्यूज होंगी तो एक नई कोशिका बन जाएगी और ये कोशिका होगी डिप्लाइड। तो इस प्रकार से दो अगुणित युग्मक फ्यूज करके एक द्विगुणित कोशिका बनाते हैं और इस कोशिका को जाइगोट कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि स्पर्म ओवम से किस प्रकार से फ्यूज होता है, इसकी क्रियाविधि क्या है। ये है सेकेंडरी oocyte। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, ये है सेकेंडरी oocyte। जिस समय अंडाशय से अंडाणु मुक्त हुआ था तो उस समय वो मेच्योर अंडाणु नहीं था, वो क्या था? सेकेंडरी oocyte था। तो ये है सेकेंडरी oocyte। इसमें अंदर की तरफ सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के बाहर जो कई परतें पाई जा रही हैं कोशिकाओं की, इस परत को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है ये चारों तरफ से दो परतों से घिरी होती है, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। जब स्पर्म oocyte के संपर्क में आता है तो सबसे पहले इसको फेस करना होता है कोरोना रेडिएटा को। स्पर्म के हेड पर एक्रोसोम होता है और यह एक्रोसोम एक एंजाइम स्रावित करता है जिसे कहते हैं हाइलुरोनिडेज। और यह हाइलुरोनिडेज एक लाइटिक एंजाइम है जो इस कोरोना रेडिएटा की कोशिकाओं को अलग कर देता है, जिससे इस स्पर्म के लिए इसको रास्ता मिल जाता है। यानी यह स्पर्म, ये कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं यहाँ की नष्ट हो जाती हैं और स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में पहुँचता है। क्योंकि जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है तो ये जोना पेलुसिडा को भी डिसॉल्व करके ये सेकेंडरी oocyte के पास पहुँच जाता है। जब स्पर्म कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा को तोड़ करके सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में पहुंचता है तो जहां पर स्पर्म का हेड होता है वहां पर सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन आगे की तरफ आकर्षित होती है और एक कोन लाइक संरचना बना लेती है। इस प्रकार से कोन लाइक स्ट्रक्चर, और इस कोन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। और जब ये फर्टिलाइजेशन कोन और स्पर्म आपस में जुड़ते हैं उस समय क्या होता है कि इस जोना पेलुसिडा में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और यही जोना पेलुसिडा जो पतली सी मेम्ब्रेन थी ये इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक हार्ड मेम्ब्रेन बना लेती है, एक मोटी सी परत बना लेती है और इस परत को कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। इस परत को कहते हैं
फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ये परत क्या बन जाती है, जो जोना पेलिसिडा थी वो बन जाती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एक हार्ड मेम्ब्रेन होती है जो इसके चारों तरफ लाखों की संख्या में स्पर्म इसको घेरे हुए हैं। उन स्पर्म को ये सेकेंडरी ओसाइट तक पहुंचने से रोकती है। इसीलिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया में सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज हो पाता है, बाकी जितने स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, वो वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको रोकने का काम कौन करता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब देखिए जो सेकेंडरी ओसाइट थी, सेकेंडरी ओसाइट क्यों कहते हैं इसको, ओवम क्यों नहीं कहते, सेकेंडरी ओसाइट में अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मेटाफेज अवस्था में है। ठीक है, जब स्पर्म के कांटेक्ट में पहुंचती है तब इसमें डिवीजन हो जाता है और ये मेटाफेज अवस्था से एक मेच्योर ओवम बना लेती है। ठीक, अब इसी ओवम का केंद्रक और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कोन बना हुआ है। इस फर्टिलाइजेशन कोन में ये स्पर्म का हेड प्रवेश करता है, तो प्रवेश करके स्पर्म इसके हेड अंदर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो स्पर्म हेड अंदर की तरफ आता है और अंदर की तरफ आने पर इसका हेड ब्रेक हो जाता है और दोनों केंद्रक ओवम के अंदर मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों केंद्रक फ्यूज करते हैं और यही फ्यूजन कहलाता है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन के बाद में ये ओवम है, ये जाइगोट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये एस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर संपन्न होती है। इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में ये संरचना क्या बन जाएगी, जाइगोट, और जाइगोट का आगे डिवीजन होगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस में इम्प्लांटेशन हो जाएगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर इस दौरान जिस समय ये ओम यहाँ पर पहुँचा था इसको स्पर्म ना मिले तब क्या होगा, तब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यूट्रस की ये जो एंडोमेट्रियम वॉल थी, ये सारी वॉल क्या होगी, टूट जाएगी। ये टूटी हुई एंडोमेट्रियम, इसकी कोशिकाएं, रक्त और इसके अंदर जो यूट्राइन मिल्क है, ये सारी चीज़ें इस वेजाइना के रास्ते से बाहर निकलने लगेंगी और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हर महीने एक ओम रिलीज होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।